करेंसी के तौर पे क्या प्रॉब्लम है? पहला प्रॉब्लम यह है कि देखो, जैसे कोई चीज के अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, जैसे गोल्ड है, उसके अंदर एक इंट्रिंसिक वैल्यू है। हाँ, गोल्ड में एक इंट्रिंसिक वैल्यू है ना, अंदरूनी उसके अंदर एक चीज है, ताकत है, एक अंदरूनी ताकत है गोल्ड के अंदर। और पहले करेंसीज कैसे होती थी? गोल्ड बैक्ड होती थी, कि उसकी गोल्ड की बैकिंग होती थी। पहले की करेंसीज में गोल्ड बैकिंग होती थी। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के अंदर कोई अंदरूनी वैल्यू तो नहीं है ना। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर की करेंसी होती थी पहले, या जैसे अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो अलग अलग चीज थी, जैसे जो 6 चीजें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिना, उसके अंदर जैसे खजूर है, गेहूं है, या नमक है, या जौ है, ये सब भी एक तरह की छोटी करेंसी के तौर पे इस्तेमाल होती थी। उनके अंदर अंदरूनी वैल्यू होती थी। क्रिप्टो करेंसी में अंदरूनी वैल्यू नहीं है। अब कोई कहे भाई रुपी में तो, या जो करेंसीज जो गवर्नमेंट इशू करती है, उसके अंदर भी इंटरनल वैल्यू नहीं होती है। अब आपके पास एक नोट है आपकी जेब के अंदर, उसके अंदर के अंदर कोई वैल्यू नहीं है। अगर दीनार पहले होता था, दिरहम होता था, वो ओरिजिनल अंदर अंदरूनी वैल्यू होती थी। लेकिन जो रुपी है या डॉलर है, उसको गवर्नमेंट तो बैक कर रही है, गवर्नमेंट बैक कर रही है। क्रिप्टो करेंसी को क्या कोई गवर्नमेंट बैक कर रही है? यानी अगर मैं क्रिप्टो करेंसी बोल रहा हूं, तो अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं? अभी मैं मेनली बिटकॉइन और उस जैसों की बात कर रहा हूं। तो मैं बिटकॉइन वगैरह की बात कर रहा हूं। क्या इसको कोई गवर्नमेंट बैक कर रही है? नहीं कर रही है, कोई भी गवर्नमेंट बैक नहीं कर रही है। अच्छा, बाज लोग इसको कंफ्यूज क्या करते हैं, कहते हैं देखो फला कंट्री में ये जगह पे एक्सेप्ट हो रहा है, फला जगह पे ये एक्सेप्ट हो रहा है। एक्सेप्ट होना अलग बात है, बैकिंग अलग बात है। जो आपने रुपी पे देखा होगा कि आई प्रॉमिस टू पे द बेरर अ सम ऑफ रुपीज 100 रुपीज, अ सम ऑफ रुपीज 100, गवर्नमेंट बैक कर रही है ना वो। इसी वजह से जब गवर्नमेंट क्रैश हो जाती है तो वहां की करेंसी की वैल्यू गिर जाती है, क्योंकि उसके पीछे किसकी बैकिंग थी? वो करेंसी हवा में बैकिंग नहीं थी, उसके पीछे गवर्नमेंट की बैकिंग थी। गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करने के लिए, अपनी करेंसी को सपोर्ट करने के लिए बाइंग करती है, सेलिंग करती है, ताकि उसकी वैल्यू पर्टिकुलर मेंटेन रहे। तो गवर्नमेंट उसको बैक कर रही होती है पूरी तरह से अपनी करेंसी को। जब गवर्नमेंट नहीं होती, किसी कंट्री की गवर्नमेंट गिर जाती है, तो उसकी करेंसी भी गिर जाती है। तो गवर्नमेंट बैक्ड होती है करेंसीज, लेकिन क्रिप्टो करेंसी को तो कोई गवर्नमेंट बैक नहीं कर रही है। ये एक सवाल है। और प्राइस का फ्लक्चुएशन कितना ज्यादा है क्रिप्टो करेंसी में, आप खुद देखो। मैं आपको मिसाल देता हूं कि देखो, ये अगर आप बिटकॉइन की हिस्ट्री देखो, बिटकॉइन की हिस्ट्री ये है कि 2010 में जब लॉन्च हुआ, तब उसकी वैल्यू थी $0.09। एक बिटकॉइन कितने का था? $0.09, यानी इंडियन रुपीस में बात करें 7 रुपए, 7 रुपीज 64 पैसे का एक बिटकॉइन था। 2017 में जाकर उसकी वैल्यू हो गई $20,000, यानी कि जो 7 रुपए का था उसकी वैल्यू हो गई 17 लाख। और 2019 में पहुंचे तो उसकी वैल्यू हो गई 10,000। 17 लाख से 8.5 लाख पे आ गई वैल्यू, 17 लाख से 8.5 लाख। फिर नवंबर 2024 में पहुंचे तो 65,000 हुई, $76,000 हुई, जिसकी वैल्यू 65 लाख हो गई। और 2024 नवंबर में $89,000 हुई, यानी कि 75 लाख रुपीज, 75 लाख। और हम जानते हैं दिसंबर में क्या हुआ, $1 लाख से ज्यादा की वैल्यू को क्रॉस किया बिटकॉइन ने। तो यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि ये सब क्रिप्टो करेंसीज में प्राइसेस चेंज, जैसे एथेरियम में देखेंगे प्राइसेस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होते हैं। तो यानी जैसे आप पाव खरीदने गए हो, तो आपको पता चलता है ये पाव का पैकेट 50 रुपए का है। अगले दिन जा रहे हो तो पता चल रहा है नहीं, अभी 100 रुपए हो गया। और आगे बढ़ रहे हो तो वो जो 50 रुपए का पाव था वो 500 रुपए उसकी वैल्यू हो गई, और कभी जाके 10 रुपए हो गई। यानी कि उसकी वैल्यू लिखनी पड़ती है ना, जब करेंसी के तौर पर इस्तेमाल हो तो उसकी कोई स्टेबल वैल्यू है तो भाव लगाएंगे। यहां तो जो करेंसी है उसकी वैल्यू बढ़ रही है, चेंज हो रही है, बढ़ रही है, घट रही है। हाँ, तो जब इतना ज्यादा चेंज हो रहा है तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इसमें यह आ रहा है कि उसका प्राइस कैसे लगाएंगे, कोई भी चीज का प्राइस कैसे लगाएंगे? मतलब जब प्राइसेस इतने ज्यादा फ्लक्चुएट होते हैं, डे टू डे बेसिस पे चेंज होते हैं। और क्यों चेंज होते हैं? क्योंकि कोई रियल कमोडिटी बैक नहीं है, गवर्नमेंट बैक नहीं है, उसकी वैल्यू सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग की वजह से है। यानी क्रिप्टो करेंसीज की जो वैल्यू है प्योरली मार्केट फोर्सेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग जो होती है, उसकी वजह से वैल्यू बढ़ती है, घटती है, बस। यानी कि इन्वेस्टमेंट जिसे कहते हैं, उसकी वजह से भाव बढ़ते हैं, घटते हैं, उसके अंदर कुछ नहीं है, उसके अंदर कोई रियल वैल्यू नहीं है। अगली चीज क्या है कि ट्रांजैक्शन स्पीड। अब बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी जो है इस तरह से बनाई गई है कि 1 सेकंड के अंदर सिर्फ 60 ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, 60। यानी कि 1 सेकंड में पूरी दुनिया मिलाकर सिर्फ 60 ट्रांजैक्शन, यानी दुनिया के 60 लोगों ने खरीदा या बेचा, तो 60 ट्रांजैक्शन हो सकते हैं बस 1 सेकंड के अंदर। इसका कंपैरिजन में अगर आप देखो, मास्टर वीजा कार्ड वगैरह होते हैं ना, तो वीजा कार्ड के अंदर भी वीजा कार्ड भी सिस्टम यूज हो रहा है
कि दुनिया में लोग वीजा कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं, तो वीजा कार्ड की कैपेसिटी क्या है? एक सेकंड के अंदर 24,000 ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, लेकिन बिटकॉइन के अंदर कैपेसिटी है कि एक सेकंड में सिर्फ 60 ट्रांजैक्शन हो सकते हैं बस, और ये लिमिटेड है, स्केलेबल नहीं हुआ, यानी स्केलेबल नहीं हुआ, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और इसी वजह से क्या होता है कि आदमी चाहता है कि मेरा ट्रांजैक्शन हो जाए, जल्दी हो जाए, तो ट्रांजैक्शन का कॉस्ट देना पड़ता है, ट्रांजैक्शन का कॉस्ट देना पड़ता है। और ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट की वजह से आप जितना पैसे दोगे उतना जल्दी आपका ट्रांजैक्शन करके देंगे, यानी आपका ट्रांजैक्शन अगर आप पैसे नहीं दोगे तो बहुत रुका रहेगा। क्यों? जैसे आप ये देखो, ये रिपोर्ट में क्या आ रहा है, ये पर्टिकुलर डे की रिपोर्ट है, फरवरी 6 की रिपोर्ट है, कि उसके अंदर 2,21,000 ट्रांजैक्शन रुके हुए थे, 2,21,000 ट्रांजैक्शन रुके हुए थे। और वो फरवरी की रिपोर्ट बता रहे हैं कि उसके अंदर जो एवरेज कॉस्ट था $17.32, यानी कि तकरीबन 1,400 रुपए का ट्रांजैक्शन कॉस्ट देना पड़ रहा है। और कम से कम जो हुआ तो $3.68, यानी कि 315 रुपीज, 315 रुपए का ट्रांजैक्शन कॉस्ट। यानी कि आप सपोज करो 100 रुपए का ब्रेड का पैकेट खरीद रहे हो, तो आपको 350 रुपए, 315 रुपए आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट देना पड़ रहा है, यानी कि आपको पड़ रहा है वो 400 रुपए का। तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक और प्रॉब्लम है, ट्रांजैक्शन स्पीड एक और प्रॉब्लम है। एक और चीज, अब आप सोचो, जब ट्रांजैक्शन का कॉस्ट लिया जा रहा है, यानी कि आपके पास अगर सपोज करो 10,000 रुपए के क्रिप्टो है, और अगर मान लो कि ट्रांजैक्शन की फीस 250 रुपए ली जा रही है, 250 रुपीज, तो आपने एक बार पेमेंट किया तो सामने वाले को कितने मिले? 9750 इन रियल टर्म्स मिलते हैं, क्योंकि 250 रुपए की फीस कोई ना कोई तो बेयर कर रहा है। फिर वो जब पे करेगा और 250 रुपए की फीस, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, यानी हर ट्रांजैक्शन के बाद जो उसकी रियल वैल्यू है वो कम होती जाएगी। अब कोई कहेगा नहीं नहीं, बिटकॉइन की तो वैल्यू बढ़ रही है। वो क्यों बढ़ रही है? इन्वेस्टमेंट करने वालों की वजह से, और क्योंकि उसका सप्लाई लिमिटेड रखा गया है, इसलिए है। बाकी इन्वेस्टमेंट करने वाले आना बंद हो जाए तो वैल्यू गिर जाएगी, वैल्यू गिर जाएगी। अब यहां पे बात क्या है कि ये जो ट्रांजैक्शन फीस है, इसकी वजह से एक्चुअली वैल्यू हर ट्रांजैक्शन के बाद रिड्यूस होती है। और प्रॉब्लम यह है कि जब मार्केट रेगुलेशन नहीं है, तो फिर अनरेगुलेटेड जगह पे जब चलता है तो बहुत सारे फ्रॉड स्कैम्स होते हैं। क्रिप्टो करेंसीज के जरिए बहुत सारे फ्रॉड्स एंड स्कैम्स होते हैं। अगर आप ये आर्टिकल देखोगे कि लॉस फ्रॉम क्रिप्टो फ्रॉड रोज 45% टू $5.6 बिलियन 2023 में। इंडियंस लूज $44 मिलियन। तो इतने सारे $5.6 बिलियन के क्रिप्टो फ्रॉड्स हो रहे हैं, और फ्रॉड होने का चांस है। क्यों? क्योंकि कोई सेंट्रल रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है, तो फ्रॉड होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। और एक ये है कि क्रिमिनल एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा यूज होने लगता है। हाँ, जैसे आप देखोगे मनी ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग में, ड्रग्स ट्रैफिकिंग में, और क्रिमिनल जो होते हैं जो रैंसमवेयर पेमेंट मांगते हैं कि बोले इतना पेमेंट करो तो हम तुम्हारा ये चीज तुम्हें, यानी पर्टिकुलर रैंसमवेयर अटैक्स जो होते हैं अलग अलग, तो वो लोग कैसे पेमेंट मांगते हैं? क्रिमिनल एक्टिविटी वाले क्रिप्टो करेंसी के जरिए पेमेंट मांगते हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये बहुत जबरदस्त पॉइंट है, सोचने वाली बात। देखो, क्या आपको पता है कि जैसे डॉलर की वैल्यू बरकरार रखने के लिए अमेरिका चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा बिजनेस डॉलर में हो, इसीलिए ऑयल के बिजनेस को वो लोग यानी चाहते हैं कि ऑयल बिजनेस हो तो डॉलर्स में हो। हाँ, तो अब यहां पे समझना है, यहां पे क्या समझना है कि वो चाहते हैं कि उनका डिमांड बरकरार रहे। आपको पता होगा कितनी सारी जंगों के पीछे कहा जाता है कि एक बिहाइंड द सीन रीजन ये होता है ताकि हमारी करेंसी में ये ट्रेड होता रहे। अब वो लोग चाहते हैं कि उनकी करेंसी में ट्रेड होता रहे। सही है, हर कंट्री चाहती है, हर कंट्री। क्यों मालूम है? जब कंट्री करेंसी छापती है, और जब वो छापती है, अगर उसके अंदर डिमांड नहीं होगा तो फिर क्या होगा? वो छापने से सप्लाई बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा तो वैल्यू गिरेगी। इसीलिए चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा डिमांड हो हमारी करेंसी का, यानी ज्यादा से ज्यादा बिजनेस हमारी करेंसी में हो। अभी क्या है कि क्योंकि इंटरनल प्रॉब्लम्स है क्रिप्टो करेंसी में, क्रिप्टो करेंसी बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं कर पाया है बिजनेस के एतबार से। किस तरह से? यानी कि कोई चीज खरीदो फरोख्त, बाइंग एंड सेलिंग के लिए क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल बहुत थोड़ा है। क्यों? अंदर ही प्रॉब्लम, इंटरनल प्रॉब्लम है, वैल्यू सेम नहीं रहती है, वैल्यू फ्लक्चुएट होती रहती है, और ट्रांजैक्शन स्पीड का प्रॉब्लम है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट का प्रॉब्लम है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। तो रियल बाइंग एंड सेलिंग में क्रिप्टो करेंसी का रोल बहुत थोड़ा है, तो गवर्नमेंट को इतनी फिक्र नहीं है। लेकिन इमेजिन करो एक सिनेरियो जहां पे क्रिप्टो करेंसी का यूज, इस्तेमाल बढ़ जाए। जब क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल बढ़ेगा
तो कोई ना कोई कंट्री जहां पे क्रिप्टो करेंसी इस्तेमाल बढ़ेगा, उसकी खुद की करेंसी का इस्तेमाल कम होगा कि नहीं होगा? जब क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल बढ़ेगा तो खुद की करेंसी का इस्तेमाल कम होगा कि नहीं होगा? जब खुद की करेंसी का इस्तेमाल कम होगा, हाँ, तो फिर उसका डिमांड कम होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? इन्फ्लेशन, यानी कि भाव बढ़ेंगे। जब भाव बढ़ेंगे, हाइपर इन्फ्लेशन तक पहुंच सकता है, यहां तक आके वो करेंसी की वैल्यू डिस्टेबलाइज हो सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इसी वजह से जैसे ही क्रिप्टो करेंसी कहीं टेक ऑफ होकर आगे बढ़ने की कोशिश करती है, वहां की गवर्नमेंट्स अपने रिस्ट्रिक्शंस लाते हैं, उस पर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, बैन्स वगैरह लाते हैं, और लाएंगे ही, क्योंकि कोई भी कंट्री नहीं चाहेगी कि उसकी करेंसी की वैल्यू कम हो, उसकी करेंसी का डिमांड कम हो, उसकी करेंसी में ट्रांजैक्शंस कम हो, और उसकी कंट्री में बैठ करके कोई और करेंसी आके ट्रांजैक्शंस को कर लेने लगे। कोई भी कंट्री नहीं चाहेगी, क्योंकि हम फिएट करेंसी के जमाने में रहते हैं। हम उस जमाने में नहीं रहते जहां रियल वैल्यू होती थी कि करेंसी को पिघला दो तो गोल्ड उतने का है उसमें। ऐसा होता था पहले। अभी वो जमाना नहीं चल रहा है। ये जो नोट्स है, ये प्योर डिमांड सप्लाई पे इसकी वैल्यू है। जो गवर्नमेंट की नोट्स है, उसकी नोट्स की अंदर वैल्यू नहीं है, कागज की वैल्यू नहीं है, उसके अंदर वैल्यू है तो बस डिमांड सप्लाई की वजह से है। तो यहां पर ये समझना है कि गवर्नमेंट्स नहीं चाहेंगी कि उनकी करेंसीज अंडरमाइन हो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं कि सिक्योरिटी रिस्क होते हैं, क्योंकि जब डिसेंट्रलाइज्ड है तो हैकिंग के बहुत सारे, हालांकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी खुद नहीं फैली हुई है, लेकिन जो एक्सचेंज होते हैं या जो वॉलेट्स होते हैं, वो हैकर्स जाके हैक करके, कितने सारी केसेस इस तरह के जो फ्रॉड्स होते हैं, हैकिंग होते हैं, सिक्योरिटी रिस्क होते हैं। और अक्सर ब्लॉकचेन, अक्सर क्रिप्टो करेंसीज में जैसे बिटकॉइन वगैरह में इरिवर्सिबल होता है ट्रांजैक्शन। यानी अगर आपने बाय मिस्टेक कोई अमाउंट कहीं भी ट्रांसफर कर दिए तो गया, अब उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। जैसे आप अगर गवर्नमेंट के जरिए, बैंक के जरिए कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आप जाके अपील कर सकते हैं, एक सेंट्रल अथॉरिटी है, उसको जाके बोल सकते हैं कि रॉन्ग, बाय मिस्टेक ट्रांसफर हो गया, बैंक को जाके बोल सकते हैं, हो सकता है कॉपरेट करेंगे। लेकिन यहाँ पे तो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे तो सिर्फ पॉसिबल होने का एक चीज है कि 51% अगर कंट्रोल आ गया किसी के हाथ में, तो वो जाके सब दुनिया भर को चेंज कर सकता है। क्रिप्टो करेंसी का मामला है कि वो नहीं चाहते हैं कभी भी 51% किसी एक आदमी के हाथ में आ जाए, इसीलिए वो लोग उस चीज को बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं कि ताकि डिसेंट्रलाइज रहे करेंसी एंटायरली। एक और चीज सोचने वाली है क्रिप्टो करेंसीज में कि वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन। क्यों? जैसे आपने देखा 7 रुपए का बिटकॉइन आज हो गया, 7 रुपए का कितने का हो गया भाई? 7 का 10, 15, 20, 25, 30 नहीं। आप देखो, ये जो 7 रुपए का बिटकॉइन था 2010 में, 14 साल बाद आज उसकी वैल्यू कम से कम 87 लाख रुपीस है। हाँ, 85 लाख रुपीस, 85 लाख, 7 रुपए से 85 लाख। अब जिन जिन के पास बिटकॉइंस थे उस जमाने से लिए हुए, या जिनके पास बिटकॉइंस है लिए हुए, वो कितने बड़े करोड़पति हो गए कि एक बिटकॉइन जो 7 रुपए का था वो 84 लाख का हो गया, तो कितने बड़े करोड़पति हो गए। तो यहां पे एक और प्रॉब्लम जो एक मॉरल तौर पे हम बात कर रहे हैं कि इसके अंदर बहुत ज्यादा वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन कुछ लोगों के हाथ में आने का बहुत हाई चांस है, और बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी होने का चांस है। और एक और चीज है कि एंट्री बैरियर के एक तरह से, यानी कि जो माइनिंग के अंदर जो मामला जो बोले ना कि माइनिंग का एक कंपटीशन होता है, सबके पास कंप्यूटर्स है, हाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन वहां पे तो बेस्ट कंप्यूटर्स, फास्टेस्ट कंप्यूटर्स, बेस्ट कंप्यूटर्स ही पास होंगे। तो ये बहुत ही हाई यानी बात है। तो बिटकॉइन की माइनिंग की फीस वो देते हैं कि जो बिटकॉइन माइनिंग करता है, यानी कि बिटकॉइन क्रिएट करता है, उसको एक फीस मिलती है। वो फीस के अंदर जिसके पास वो लेवल की टेक्नोलॉजी है, वैसे लेवल का इन्वेस्टमेंट है, वही जाके हासिल कर सकते हैं। इसके अंदर भी जो बड़े बड़े फार्म्स हैं, जो पावरफुल सर्वर्स के साथ में होते हैं, वो लोग ही इसमें डोमिनेट करते हैं। एक और बात है कि जिस तरह से माइनिंग की जाती है, इसके अंदर बहुत सारे एनर्जी कंजम्पशन, यानी बहुत ज्यादा पावर जाता है, और बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इसके जरिए जनरेट होता है। क्यों? क्योंकि अब ये सोचो कि वहां करेंसी जब गवर्नमेंट छापती है, तो करेंसी गवर्नमेंट छापने में क्या मामला है? प्रिंटिंग मशीन छाप दिए, ठीक है, कुछ ना कुछ कॉस्ट है। उसी तरह जब बैंक के अंदर डिजिटली पैसे क्रिएट किए जाते हो तो सिर्फ लेजर में एंट्री होती है, आ गए पैसे आपके अकाउंट में, ठीक है। लेकिन समझना क्या है, यहां पे क्रिप्टो करेंसी जो एक क्रिएट होती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए, और उसका जो पूरा सिस्टम है, और जिस तरह से उन्होंने कंपटीशन का सिस्टम रखा है कि आप माइनिंग करने के लिए आपको ये रिडल सॉल्व करना होगा, और जिसने सबसे पहले सॉल्व किया उसको माइनिंग करने का फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब उसके अंदर फास्टेस्ट कंप्यूटर, बेटर कंप्यूटर, और ये जो कंप्यूटिंग उसके अंदर है, इतना ज्यादा पावर, यानी जितनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी उतने पावरफुल कंप्यूटर्स का कंपटीशन होगा। यानी ऐसा नहीं होता है कि टेक्नोलॉजी आगे बढ़ जाएगी तो इसका कॉस्ट कम होगा, क्योंकि हर कोई बढ़ाएगा और कंपटीशन इसका हमेशा कंटिन्यू रहेगा। ये एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी होते हैं। अदर प्रॉब्लम्स में एक और बात है, तो ये हमने इस बारे में चंद बातें देखी
जो मैंने आप सबके सामने रखी, और इसी वजह से कुछ कंसर्न्स है। अब मैं असलम भाई का पॉइंट ऑफ व्यू सुनना चाहता हूँ। जो सवाल देख रहा हूँ हमारे ऑडियंस से कि भाई क्रिप्टो करेंसी जो परचेज मुस्लिम के लिए परमिसिबल है कि नहीं है, उसमें आप देखिए जैसे अभी आपने भी बयान किया, तो जो हमारे उलमा किराम है, जो फुक़हा किराम है, उन्होंने किसी भी चीज़ को एक करेंसी होने के लिए 4 कंडीशन रखी है उमूमन जो है। अब हम भी अगर उन 4 कंडीशन को हम जाने, जैसे आपने कवर किया है कि पहली चीज़ वही जो आपने बताया कि भाई इट हैज़ टू बी अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ताकि उससे आप गुड्स को खरीद सकें, बेच सकें, ठीक है। तो पहली चीज़ उन्होंने वो रखी है। और दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि भाई इंट्रिंसिक वैल्यू जो आपने बताया, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये कि भाई इट शुड बी अ कॉमनली सर्कुलेटेड करेंसी होना चाहिए जो है कम्युनिटी के अंदर, कॉमन। आपने बताया कि बहुत रेयर लोग यूज कर रहे हैं ना, तो दैट इज अ थर्ड क्राइटेरिया जो मेरी मालूमात में है। और चौथा ये कि भाई इट हैज टू बी अ लीगल टेंडर इन योर जुरिडिक्शन। अब हम ये देखते हैं जो मुख्तलिफ जो हमारे फतावे आते हैं, अब हमारे पास में दोनों ग्रुप के हैं कि एक ने उसे जायज करार दिया है और एक ग्रुप नहीं कह रहा है। अब इन्हीं 4 कंडीशन में जब मैंने उसे असेस किया है कि भाई अगर वो लीगल टेंडर नहीं है जहां पर, तो वहां पर उन्होंने कहा कि भाई नहीं ये अलाउड है। और जहां पर लीगल टेंडर डिक्लेयर हो चुका है कि नहीं, बिटकॉइन इज परमिसिबल बाय द गवर्नमेंट, तो वो कंडीशन फुलफिल हो जा रही है, राइट। और जो बिल्कुल भाई, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी से आज तो लोग खरीद फरोख्त कर ही रहे हैं, भले कम लोग हैं, लेकिन चूंकि कम लोग हैं और इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, तो उसके लिए जो उलमा उस पर ध्यान देते हैं, वो कहते हैं भाई ये नहीं है। हालांकि जो क्रिप्टो करेंसी हजारों की तादाद में आप देखें, जैसे स्विट्जरलैंड की जो ये है हमारी एक क्रिप्टो करेंसी है जिसका नाम है क्रिप्टेक्स, वो तो पूरी गोल्ड बैक्ड है। तो अगर हम देखते हैं गोल्ड बैक्ड अगर है, जिसके पीछे की उसकी जो वैल्यू है एक गोल्ड कॉइन होती है, तो अगर उसके पीछे इंट्रिंसिक वैल्यू है, तो वो जो पहला क्राइटेरिया है कि भाई इंट्रिंसिक वैल्यू है इसके पीछे, देन एटलीस्ट वो टिक मार्क होता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि वो जायज है, क्योंकि उसके लिए हमें उलमा के सारे क्राइटेरिया को देखना होगा, सिर्फ एक क्राइटेरिया से नहीं। तो मेरे ख्याल से अगर हम उस क्राइटेरिया को, जो 4 हैं जिसपे तमाम उलमा का इत्तेफाक है, अब उसी पे अगर हम चेक करें कि भाई हमारे जहां हम रहते हैं, अगर हम चाइना में है तो यहाँ पर ये लीगल टेंडर है या नहीं है, यहाँ पर ये अच्छे खासे वैल्यूम में यूज हो रही है कि नहीं हो रही है, इसको जो है सर्कुलेशन में है या नहीं है कम्युनिटी में ब्रॉडली, नॉट जस्ट फ्यू पीपल, तो वो हिसाब से हम अपना वो जायजा लेके हम कह सकते हैं कि भाई ये एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। लेकिन ये एक मेरा थॉट था इसके पीछे जो है